और अब खबरों की तफसील। अयोध्या मालिकाना हक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत टल गई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर आज समाअत थी। जस्टिस एस बोबडे की अचानक तबीयत खराब होने के सबब ये समाअत चली। वाज़ेह है कि मामला जल्द हल करने के लिए तेज रफ्तारी के साथ हफ्ते में 5 रोज सुनवाई तय की गई है। इसके तहत आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बोबडे की अलालत के सबब ये टल गई। दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हंसराज हंस के बयान पर तलबा ने रद्दअमल का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि हंसराज ने गुज़िश्ता रोज जेएनयू का नाम तब्दील किए जाने के हवाले से एक बयान दिया था और इसी पर तलबा ने कहा कि जेएनयू पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। हमारी नुमाइंदा रचना ने जेएनयू को एमएनयू करने के मामले में जेएनयू के कुछ तलबा से बातचीत भी की है। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने जेएनयू में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर एमएनयू हो जाना चाहिए। इसी मसले पर हम जेएनयू के स्टूडेंट से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से हंसराज हंस जो कि बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जेएनयू का नाम बदलकर एमएनयू हो जाना चाहिए, आप लोग क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जो हंसराज हंस जी ने बोला एमएनयू हो जाना चाहिए, उनका व्यक्तिगत राय हो सकती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जेएनयू का नाम बदल दिया जाए। हमने कल भी क्लैरिफिकेशन दिया था। वो मुझे लगता है कि मीडिया को उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा। और जहां तक मैं भी वहां था तो मुझे लगता है उन्होंने मजाक में ऐसे बोला था कि वो आर्टिकल 370 के परिप्रेक्ष्य में बोला था कि जैसा कि नेहरू जी ने उसको किया था तो उनके नाम पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बन गया, नरेंद्र मोदी ने हटा दिया तो उसका नाम ऐसा हो जाना चाहिए। वैसा कोई मकसद नहीं था उनका। हो सकता है कि वो कह दिए हों, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा था। वीडियो भी आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि उन्होंने मजाक में कहा था। और विद्यार्थी परिषद का मानना है कि हम किसी भी विश्वविद्यालय कैंपस का नाम बदलने के हम पक्ष में नहीं है। उन्होंने बोला कि यहाँ राष्ट्रवादी भी लोग हैं और जैसे राष्ट्रवाद की डिबेट जेएनयू से शुरू हुई है, उसी डिबेट को लेके आज पूरे देश में राष्ट्रवाद पर डिबेट हो रही है और इसीलिए देशभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर लोग खड़े हैं। मोदी जी ने उसी नाम पर इलेक्शन भी कहीं ना कहीं जीता है। तो ऐसी अच्छी बातें जब उन्होंने बोली हैं तो ये लोग हमेशा जेएनयू का नाम बदनाम करने के लिए गलत डायरेक्शन में डिबेट को लेके जा रहे हैं। गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, नाम बदनाम करने की बात भी आपके साथी ने कही। क्या आप लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कुछ और यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे इस बात को इतना तोड़ मरोड़ के रखने की कोशिश की गई है, जैसे कि दुर्गेश भाई ने बोला अभी कि वो एक मजाक के तौर पे, एक अप्रिसिएशन के तौर पे बोला था उन्होंने कि कुछ जेएनयू कल्चर जो है ना, कुछ लोगों के वजह से पूरा एक सोशल एक्सक्लूजन की तरफ मतलब जा रहा है। जो लैब डोमिनेंस है इस कैंपस में, तो एक कुछ वामपंथी साथी हैं जो जानबूझ के इस कैंपस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपना पॉलिटिकल मोटिव के तहत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मानता है कि उसके अगेंस्ट ही खड़ा रहता है हमेशा। दिल्ली में जमुना नदी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह खतरे के निशान से कुछ ही दूर रह गई है। इसके पेश नज़र हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। जमुना के नज़दीक नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा लाहक है, जिसके मद्देनजर रेस्क्यू टीम मुतहरिक है। जमुना के किनारे रहने वालों को वहां से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 8 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के सबब जमुना में सतह बढ़ गई है। हमारी नुमाइंदा रचना ने यहाँ के हालात का जायजा लिया। बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हमारे साथ रेस्क्यू टीम से भी जुड़े हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। सर, जिस तरीके से वाटर लेवल बढ़ रहा है तो क्या कुछ इंतजामात यहाँ किए गए, किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? देखिए, डीएमई साहब की तरफ से फिलहाल में हमने कल से अनाउंसमेंट करा रहे हैं पूरी दिल्ली में, यमुना में जितने बैड लेवल में लोग रह रहे हैं यमुना खादर में, तो हमने काफी अरेंजमेंट किए हुए हैं। 30 मोटर बोट लगाई गई हैं जिन पे तीन डाइवर्स यानी कि 90 के करीब डाइवर्स लगाए गए हैं जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रहे हैं। और हम लोग जगह जगह जाकर के बोट से, गाड़ियों से जाकर के मुनादी करा रहे हैं पूरी दिल्ली में, ताकि कोई हताहत ना हो पाए। तो क्या कुछ लोगों को भी हटाया? कितने लोगों को हटाया? काफी लोग हमने शिफ्ट करा दिया है। इधर गढ़ी मांडू, उस्मानपुर और ये बदरपुर गांव पड़ता है, इधर अप स्ट्रीम में पल्ला और जैतपुर साइड में खड्डा कॉलोनी वगैरह, ये सारे लोगों को शिफ्ट करा दिया गया है।
तो आपने सुना कि तमाम जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को हटा दिया गया है, और जिस तरीके से आपने सुना कि बार बार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि यमुना के तट के पास ना रहें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में खतरे के निशान से कुछ ही दूर यमुना रह गई है। तो लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि वो यहाँ ना पहुंचे, और इसके साथ ही रेस्क्यू टीम भी लगातार काम कर रही है, अपने जो इंतजाम है यहाँ पर पुख्ता किए हुए, ताकि आने वाले समय में अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए कहीं भी कोई चूक ना हो। बैराज कुंड से और भी पानी छोड़ने की आशंका या कुछ और संभावना? जो आई था 8,28,000 क्यूसेक्स पानी जो कल शाम को 6 बजे था, बट उसके बाद में अब डाउन में है। अब ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो पानी का इफेक्ट होगा वो 8,28,000 का ही होगा, उसके बाद में डाउन है जी पानी, तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। साबिक वजीर मालियात अरुण जेटली की हालत नाजुक बनी हुई है और उनकी इयादत करने वालों का भी तांता लगा हुआ है। अरुण जेटली 9 अगस्त से एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर के आईसीयू में दाखिल हैं। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट के लिए तामीर किए गए घरों का आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करने वाले हैं। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट के लिए दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में मकानात तामीर करवाए गए हैं। बताया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म 6 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद इनका इफ्तिताह करेंगे। इन घरों में सभी किस्म की सहूलियात मौजूद हैं और इन घरों का हमारी नुमाइंदा रचना ने जायजा लिया। 2019 की बम्पर जीत के बाद सांसदों के लिए नए ड्यूप्लेक्स बनकर तैयार हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि सांसदों के लिए जिस तरीके से नए ड्यूप्लेक्स बनाकर तैयार किए गए हैं। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे सांसदों के नए आवास का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि ये जो नए ड्यूप्लेक्स बनाए गए हैं सभी सांसदों के लिए, ये पूरी तरीके से नई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और इसके साथ ही इको फ्रेंडली तरीके का भी पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है ताकि पर्यावरण को किसी भी तरीके का कोई हानि ना हो। उसके साथ ही सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। आपको दिखाएंगे कि सामने आप देख सकते हैं कि छत पर जो ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही बड़े एरिया में सांसदों के लिए ये आवास बनाए गए हैं। इसके साथ ही उनके ऑफिस के लिए नीचे व्यवस्था की गई है और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से पार्किंग की समस्या जहां होती है, यहाँ अंडरग्राउंड एक पार्किंग भी बनाई गई है ताकि जो भी गाड़ियां हैं वो पार्किंग में आसानी से खड़ी हो सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजी से ये ड्यूप्लेक्स तैयार किए गए हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। इसके साथ ही इसका जो आर्किटेक्ट है वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बनाया गया है ताकि जो पानी बारिश का होता है उसको संरक्षण करने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पूरा नया तरीके से ये डिजाइन बनाया गया है और जो सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने इसका पूरा डिजाइन बनाया है। तो आप देख सकते हैं ग्रीनरी का पूरा ख्याल यहाँ पे रखा गया है। जो भी ड्यूप्लेक्स हैं उसके सामने पार्क बनाए गए हैं ताकि जो घूमने की व्यवस्था हो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आज शाम को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आवासों का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही है क्योंकि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ तैनात की गई है। तो अब इंतजार है सांसदों को कि कब सांसदों को ये आवास अलॉट होंगे और वो यहाँ से अपने काम को सुचारू रूप से जारी करेंगे। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर शाजिया एलवी ने अपने वायरल हुए एक वीडियो के ताल्लुक से कहा है कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ नहीं सुन सकती, बल्कि मुल्क का कोई भी शहरी अपने मुल्क के खिलाफ सुन ही नहीं सकता। बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी नेता शाजिया एलवी। मैम, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। तमाम लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं जी। जिस तरह से आपने पाकिस्तानी लोगों को या जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ जो बात कर रहे थे उनको रोकने की कोशिश की, क्या था पूरा वाकया? देखिए, वहाँ पे जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा था, मैं इत्तेफाक से, ये देखिए इत्तेफाक की बात होती है, डेस्टिनी की बात है ये। मैं गुजर रही थी वहाँ से अपने होटल की तरफ जो दूर था, क्योंकि हम एक मीटिंग में आए थे, उसी दिन मैं पहुँची थी और मैंने देखा अपने दाएं तरफ कि बहुत बड़े बड़े झंडे लेकर एक कोई इंपॉर्टेंट वो रोड थी डिप्लोमेटिक, तभी वो खड़े थे मेरे ख्याल से वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था सोली, मैं पहली बार गई और मैंने देखा उसमें भी बिल्कुल ही झूठ कुछ तस्वीरें जो अट्रोसिटीज़ दिखा रही हैं कि जुल्म व सितम हो रहा है। वो तस्वीरें कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर इंग्लिश और उर्दू में बैनर्स, पाकिस्तानी झंडे और भारत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे, और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे कानों को वो नाकाबिले बर्दाश्त रहा
और मैंने कहा मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जाकर उनसे बात की। हमारे साथ हमारे 2 साथी थे, मनीष त्रिपाठी, परवेश खन्ना जी। मनीष और हम लोग आगे के, हमने कहा आप देखिए, आप गाली ना बकिए हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे आर्मी के बारे में। जो वो आपको वीडियो में दिखाई दिया, क्योंकि इत्तेफाक से वो वीडियो हमें वो भी मिला। हमें तो पता भी नहीं था कि वीडियो भी बनेगा, वे वायरल भी होगा और हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमारा होगा क्या। मैं तो मन में सोच रही थी कि शायद अब किसी को हम बाय बाय भी नहीं कह पाए घर में। अब पता नहीं कितने यहाँ पे रुकना पड़ेगा, कितने महीने जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त ज़रूरी था, देखिए, हिम्मत जुटाना। हम सबके अंदर हिम्मत है, अंदर होती है, हिम्मत को जुटाना पड़ता है बस। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं सुनेंगे। बहुत ही गुस्सा आया मुझे सुनकर, क्योंकि वो सारी बातें झूठी थीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर कहना है शाज़िया इल्मी का कि देश सबसे बड़ा है और शाज़िया इल्मी जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं और शहला राशिद जैसे लोग बहुत कम। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। बिहार के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली में इंतकाल हो गया। जगन्नाथ मिश्रा काफ़ी अरसे से अलील थे। उनके जाने पर बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने गहरे रंजो गम का इजहार किया और हुकूमत बिहार ने 3 दिनों के शोक का भी ऐलान कर दिया है। सियासी गलियारों में भी गम का ही माहौल देखा जा रहा है। बताया जाता है कि 21 अगस्त को उनके आबाई वतन सुपौल के गाँव में उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। वाज़ेह रहे कि जगन्नाथ मिश्रा मुसलसल 3 बार बिहार के वज़ीर-ए-आला रह चुके हैं। और बिहार के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन्नाथ मिश्रा के इंतकाल पर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी रंजो गम का इजहार किया और कहा कि जगन्नाथ मिश्रा समाज के हर तबके के लोगों को साथ लेकर चलते थे और ये उनकी बड़ी ताकत थी। जी को मैं 4 दशकों से ज़्यादा समय से जानता हूँ। आज तो हमने एक बहुत लीडर खो दिया है। मैं अल्लाह से, भगवान से, खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरह का वातावरण उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बनाया था कि देश के सभी समुदायों को, सभी वर्गों को सम्मान देना और उनकी तरफ ध्यान देना और जो भी गरीब है उसको सहारा देना, ये सबसे बड़ी उनकी शक्ति थी, ताकत थी। और आज के वातावरण में ऐसे लोगों की कमी और ज़्यादा लगती है और ज़्यादा महसूस होती है। मरकजी वजीर रामविलास पासवान ने भी बिहार के साबिक वज़ीर-ए-आला जगन्नाथ मिश्रा के इंतकाल पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही उनके अहले खाना और चाहने वालों के साथ इजहार ताज़ियत भी किया। बहुत ही पुराना जो है सो रिश्ता था और 3 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे और जो मिथिला के लाल के नाम से जाने जाते थे और काफ़ी दिनों तक उन्होंने बिहार की सेवा की। काल का गाल निष्ठुर होता है और वो अब नहीं रहे, उससे बिहार को अपूरणीय क्षति हुई है और जो उनके शुभचिंतक हैं काफ़ी दुखित हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के लोगों को इतनी हिम्मत दे कि इस दुख को सहन कर सकें। उन्नाव इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों की मोहलत दी है। सीपीआई ने 4 हफ्तों की मांग की थी, जिसे अदालत उज़्मा ने खारिज कर दिया। इसके अलावा अदालत ने इस हादसे में जख्मी वकील को भी 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दीपा मलिक राजीव गांधी खेल रत्न हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। 2016 रियो पैरालंपिक में शॉटपुट के मुकाबले में दीपा ने चांदी का तमगा हासिल किया था, जबकि एशियाई खेलों में दीपा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया था। गोला फेंकने के अलावा दीपा भाला फेंकने और तैराकी के मुकाबलों में भी हिस्सा ले चुकी हैं। तैराकी के बैनुल-अक़वामी मुकाबले में दीपा तमगा भी जीत चुकी हैं। दीपा लकवे से मुतासिर हैं। जिस्मानी कमज़ोरी को उन्होंने अपने ख्वाबों की ताबीर के हुसूल में कभी रोड़ा नहीं बनने दिया। गुज़िश्ता दिनों दीपा मलिक ने न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम परवाज़ में भी शिरकत की थी। मैं कॉमनवेल्थ में सीरियसली खेल रही थी, हमारे खेलने के लाइसेंस बने और वो एक ऐसा वक्त था कि पैरा स्पोर्ट्स को
एबल बॉडी स्पोर्ट्स में इंटीग्रेट किया जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो हिंदुस्तान का जो स्पोर्टिंग अथॉरिटी है और जो मिनिस्ट्री है उसको भी दिव्यांग खेलों के बारे में पता चला और मैं भी उसी वक्त वहाँ पहुँची। कुछ किस्मत अच्छी रही, कुछ एफर्ट अच्छा रहा। वहाँ से पता लगा कि मैं एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइड हूँ, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाइड हूँ और एक एक करके मैं पार्टिसिपेट करती चली गई और पहली महिला बनी जो एशियन गेम्स से मेडल लेके लौटी, पहली महिला बनी भारत की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप से मेडल लेकर लौटी। लेकिन 2012 में मेरे से लंदन पैरालंपिक्स मिस हुआ। हमारे लिए वो उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज होता है, सही प्रकार के कोच नहीं मिलते जो हमारी डिसेबिलिटी को समझें। जो डिसेबिलिटी को समझते हैं उन्हें स्किल नहीं आती, वो हमें जैवलिन फेंकना नहीं सिखा सकते। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक स्पोर्ट्स कोच का एक कॉम्बिनेशन बना के एक नर्स भी ले जानी पड़ती है कि डायपर गीला हो गया या स्टूल निकल गया। तो बहुत एक अलग सा, लेकिन बहुत खुश हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद उन्होंने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनाई। उसके तहत हमको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करने का मौका मिला। गाजियाबाद सेक्टर 9 में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और अब खबरों की तफसील। कमलनाथ हुकूमत ने मध्य प्रदेश के मदारिस को बड़ा तोहफा दिया है। भोपाल मंत्रालय में मुनक़िदा काबीना मीटिंग में रियासत के मदारिस को मिड डे मील देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि एमपी के मदारिस को पहले मिड डे मील दिया जाता था, लेकिन साबिक़ा शिवराज सिंह हुकूमत ने मदारिस को मिड डे मील देना बंद कर दिया था। काबीना के फैसले का जहां रियासत के मदारिस ने इस्तक़बाल किया, वहीं मध्य प्रदेश के अक़लियती वज़ीर आरिफ अकील ने इसे कमलनाथ हुकूमत के तारीख़ी कदम से ताबीर किया। फैसले से रियासत के 5880 मदारिस को अब मिड डे मील मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मदरसे के बच्चों को जो पहले खाने के लिए गल्ला चावल मिलता था और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको बंद कर दिया था, आज कैबिनेट फैसला होने के बाद वो फिर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए सब मदरसे वालों की तरफ से जो टेलीफोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो सब मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया सिस्टम इख्तियार करने का फैसला किया है। वक्फ मामलात की शिकायत के लिए अब किसी को भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि घर बैठे ही ऑनलाइन और ऑफलाइन के ज़रिए शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसी के मद्देनज़र मुलाजमीन को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो भी ऑनलाइन काम को समझ सकें। 15 सितंबर से नए सिस्टम का निफाज होने वाला है। तो हमने पब्लिक रिड्रेसल एक्ट सिस्टम शुरू किया है और इसको ऑफलाइन भी किया है और ऑनलाइन भी किया है। तो ऑफलाइन तो वो लोग हैं जो लोग कंप्यूटर या ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझते हैं, उनके लिए रहेगा और उसमें एक लैंडलाइन नंबर भी होगा और उसमें व्हाट्सएप नंबर भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा। तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी या फिर अपनी कंप्लेंट वो लैंडलाइन नंबर पे लिखवा सकते हैं। उसमें एक इंचार्ज हमारा एक कर्मचारी होगा जो कि उनकी पूरी कंप्लेंट रजिस्टर में लिखेगा, जो कि संबंधित रजिस्ट्रेशन या उसमें चली जाएगी और उसका निराकरण करके उसको बता दिया जाएगा। 3 दिन का टाइम या 1 हफ्ते का टाइम, जैसा भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक दिया जाएगा। ऑफलाइन के लिए जो हमारा www.mpwaqfboard.org वेबसाइट है, इसको खोलने से हमारा ऑनलाइन सिस्टम खुलेगा और इसमें जो हमने सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उस सिस्टम को वो पूरी तरह ऑनलाइन होगा और उसमें कंप्लेंट करने वाले को एक नंबर मिलेगा और उसके बाद वो ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर पाएगा कि उसकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई और या किस स्टेज पर अभी वो पेंडिंग है। तो जब हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड में ये मिलेगी उसके बाद वो कंसर्निंग जो भी सेक्शन है वहाँ चला। मध्य प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। बारिश की वजह से चंबल नदी के किनारे बसे कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और लोगों को खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वहीं गुना के मकसूदन गढ़ थाना इलाके में नदी पार करने के वक्त 2 शख्स बह गए। वाज़ेह रहे कि चंदेरी नदी पुल के ऊपर से बह रही थी। दोनों शख्स ने
नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से दोनों बह गए। फिलहाल दोनों शख्स लापता हैं। पुलिस के जरिए दोनों की तलाश जारी है। इंतजामिया ने दोनों लोगों की मौत का खदशा भी जाहिर कर दिया है। मकरवादा बांध के नाले से एक शख्स की लाश बरामद की गई है। बताया जाता है कि ये लोग अपने 4 साथियों के साथ मछली पकड़ने गए थे, तभी सुरेश कौरी की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। जबकि 2 दिनों से पुलिस सुरेश की तलाश भी कर रही थी। वाज़ेह है कि उसके 4 साथियों को बहने से बचा लिया गया था। से मछली पकड़ने के लिए म्याना क्षेत्र में गए थे, तो वहाँ पर एक सुरेश कोरी नाम के जो आदमी है, उसकी अधिक पानी आने से नाले में बह गए थे, जिसकी तलाश उस दिन भी की थी, लेकिन डेड बॉडी नहीं मिली और आदमी भी नहीं मिला। ऐसी स्थिति में उसको तत्काल गुमशुदगी दर्ज की थी और आज उसकी डेड बॉडी भमोरी थाना क्षेत्र में मिली है नाले में, तो उस पर से मर्ग कायम किया गया है। और उसकी सतना में शौहर के सामने बीवी को अगवा करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि दोनों मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि इसी दौरान कुछ बदमाशों ने हथियार के बल पर दोनों को रोका और बीवी को लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के आई हॉस्पिटल में 11 मरीजों की आंखों की रोशनी जाने के बाद एक और मामला सामने आया। यहां 2 मरीजों ने उनकी आंखें निकालने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि इंदौर के पालदा की रहने वाली मुन्नी बाई का डॉक्टर्स ने 5 अगस्त को ऑपरेशन किया, लेकिन अब मुन्नी बाई को नजर ही नहीं आ रहा। वजीर सेहत तुलसी सलावत से मामले की शिकायत की गई है और उन्होंने जांच की हिदायत दे दी है। और अब छत्तीसगढ़ से खबरें। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी के सदर बनने के बाद पहली मर्तबा उनसे ये मुलाकात की। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आला 2 रोज़ा दिल्ली दौरे पर हैं, आज ही रायपुर वापस भी हो जाएंगे। ये तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 10 साल के लिए बढ़ाया आरक्षण, तब ये लोग चूप थे। अभी जब इन्होंने फिर से बढ़ाया है, तब भी मोहन भागवत जी क्या हिंदी पहले ये बात अपने प्रधानमंत्री को सलाह दे, अपनी मंत्रियों को सलाह दे, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं वो बताइए हमें। सर, ट्रिपल तलाक को भी वो बड़ी सफलता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अपोजिशन भी जानती थी कि ये कुप्रथा है, लेकिन वोट बैंक खिसक ना जाए इस कारण से जो है वो ट्रिपल तलाक बिल का विरोध कर रहे हैं। इस मामले में कुछ नहीं बोलूँगा, जो बिल पास हो गया है, लेकिन सवाल इस बात का है कानून तो पास हो जाता है, समाज कितना स्वीकार करता है नहीं स्वीकार करता है, ये अध्ययन की बात है। बरबसपुर के राजनांदगांव में दम घुटने की वजह से 10 गायों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने एक कमरे में गायों को बंद कर दिया था, इसके बाद दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई। गंडई थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। बीजेपी कांग्रेस के दरमियान सियासत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रारंभिक सूचना पंचायत के द्वारा दी गई है। एक बरबसपुर के कांजी हाउस में किसी व्यक्ति के द्वारा या तो कुछ मवेशियों को बंद कर दिया गया था या क्या कारण था, उससे वहां 10 मवेशियों की मृत्यु हुई है। सूचना पर मौके पर तहसीलदार वेटनरी सर्जन को लेकर के गए थे और उनका PM कराया गया है। जैसे रिपोर्ट मिलेगी, जैसा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत जिस गोठान की तमाम प्रकार के प्रचार हो रहे थे, उस पहले उद्घाटित गोठान का क्या स्थिति हुई कि न तो वहाँ चारा थे न चरवाहे थे। सरपंच पैसा मांग रहे हैं कि हमारा पैसा लग गया, उसमें पंचायत का पैसा लगा है। राजधानी रायपुर समेत दीगर शहरों में भी आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ई-रिक्शा मंसूबे को भी इस सिलसिले में खासी अहमियत दी जा रही है, लेकिन ई-रिक्शा चलाने वाले इंतजामात से बेहद परेशान हैं। तो आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। हुकूमत ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए ई-रिक्शा मंसूबे की शुरुआत की है और इसे फरोग भी दिया जा रहा है। फिलहाल रायपुर की सड़कों पर तकरीबन 1200 ई-रिक्शा चल रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद के बावजूद भी ई-रिक्शा स्टैंड नहीं बनाए गए हैं और एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। इस बदनज़मी की वजह से ई-रिक्शा चलाने वाले परेशान हैं। परेशानी ये है कि वो चार्जिंग का मात्र 70 मिनट चलता है और अपन 70 मिनट चला लिए ना, उसके बाद घर बैठो, फायदा होता है कि 2 पैसा और हम लोग कमा लेते हैं। गुजारा हो गया, काम चलाऊ चल रहा है। हमारे रायपुर में अभी 1200 से ऊपर ई-रिक्शा चल रहे हैं।
हम लोग के लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने हम लोग को रिक्शा तो पकड़ा दी, बाकी रखने के लिए कहीं जगह नहीं। बस स्टैंड। हालांकि महकमे ट्रैफिक ने नगर निगम से इत्तेफाक राय के साथ काम करने की बात कही है। जहाँ पे ई रिक्शा संचालित हैं उस एरिया में नगर निगम चार्जिंग का कोई अभी व्यवस्था नहीं है। मेरे पास में भी इस तरीके से सूचनाएं आई थी और ना ही उनके पास में अभी पार्किंग का स्थान दिया। दूसरी जानिब धमतरी के भी यही हालात हैं। यहाँ तकरीबन 200 लोगों को इस मंसूबे का फायदा दिया गया, लेकिन यहाँ भी हुकूमत ने कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं बनवाया है। इंतजामिया ने नगर निगम से बात करके मसला हल करने की बात की है। नहीं, कहीं नहीं है, बनाना चाहिए, कहीं नहीं है अभी बनाए। परेशानी होती नहीं? परेशानी होती है, दूसरे दुकान में जाने के बाद क्या 30 रुपए लेते कुछ। अब तकलीफ होते है कि व्यवस्था करबो, हमारा बोले हमारा चार्जिंग की भी जरूरत है भैया। हुकूमत अगर वाकई ई रिक्शा को फरोग देना चाहती है तो चार्जिंग पॉइंट लगाना होगा और इसे अव्वलियत देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मंसूबा सर्दखाने में पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी और धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट।